कुछ जिंदगियां समय की कैद से स्वतंत्र होती हैं, पर उनके रिश्तों की गूंज सदियों तक सुनाई देती है। कुछ ऐसी ही कहानी लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं, जिसे सोनिया सूर्यप्रभा ने अपनी लॉकडाउन डायरी से मुझ तक पहुंचाया है। आशा करता हूं कि आपको उनकी ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो फिर कब मिलने का इरादा है? फ़ोन रिसीव होते ही कबीर ने संयुक्ता से पूछा। हम कल मिलते हैं, तैयार रहना। संयुक्ता ने कबीर को बेहिचक अपनी सहमति दे दी। हाँ, एक बात और, मुझे सड़क पर इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे वक्त मेरे और तुम्हारे प्यार भरे पल को मुझसे छीन लेने की कोशिश कर रहा है। मोबाइल के उस तरफ से एक ठंडी आह के साथ आवाज़ आई। हम्म पर इसके आगे संयुक्ता कुछ न कह सकी। वह कुछ कह पाती इससे पहले ही कबीर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। कबीर से मिले संयुक्ता को ज़्यादा समय नहीं हुआ था। उसने अपने जीवन में इतना दृढ़ निश्चयी और स्पष्टवादी व्यक्ति शायद पहली बार देखा था। इतना दृढ़ निश्चय कि अपने प्रेम के प्रति जो निर्णय उसने लिया वह स्पष्ट रूप से उसके दृढ़ स्वर में साफ झलकता था। कबीर ने खुलकर बेबाकी से अपने प्रेम को बिना किसी बाहरी आडंबर के संयुक्ता के सामने व्यक्त किया था। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि संयुक्ता उसके प्यार को अस्वीकार भी कर सकती थी। कबीर का यही आत्मविश्वास उसके व्यक्तित्व की खास पहचान थी। अभी समय ही कितना हुआ था दोनों को मिले हुए, मात्र 3 महीने। इतने कम समय की मुलाकातों में कबीर ने स्वयं को सिद्ध करने का हर संभव प्रयास किया कि वह संयुक्ता से निश्चित रूप से प्रेम करता है। शायद वही प्रेम जिसे हम शाश्वत प्रेम की संज्ञा देते हैं। संयुक्ता को भी कबीर अब ज़्यादा करीब लगने लगा था, पर वह इस आत्मीयता को परिभाषित नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इतनी सरलता से उसने अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति से बात नहीं की जितनी सहजता से वह कबीर के साथ बात कर लिया करती थी। कबीर के साथ उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उड़ता हुआ समय रुक रुक कर लम्हों की तस्वीर बना रहा हो, या फिर समय एक जगह पर आकर ठहर गया हो। पर क्या ये प्रेम था? वह इसे प्रेम की संज्ञा दे सके, ऐसा उसने तो कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि यह उसके लिए अकल्पनीय था कि प्रेम स्वयं उसके द्वार पर आए। वह असमंजस में थी कि प्रेम उसके सम्मुख खड़ा है, स्वयं को समर्पित करने के लिए या फिर उससे समर्पण का दान पाने के लिए। दोनों के हृदय में, दोनों ही परिस्थितियों में प्रेम का आगमन तो होना ही था। फिर किस बात से वह भयभीत रहती? इस बात को संयुक्ता खुद भी नहीं समझ पा रही थी। चैत का महीना तो धूलिवंदन के साथ ही प्रारंभ हो गया था, और उसके साथ वसंतोत्सव भी। यह मधुमास का ही प्रभाव था, जिसमें प्रकृति की सभी संतानें, चाहे वो प्राणी हो या वनस्पति, सभी अपने अपने प्रेम को प्राप्त कर रही थी। और इसका कारण था वसंत पुत्र कामदेव का धरती पर अवतरित होना। इसके साथ ही शक्ति उपासना का पर्व भी आरंभ होने वाला था। क्या यह दैवी आशीर्वाद है? संयुक्ता ने सोचा। यदि यह दैवी आशीर्वाद है तो इस बार वह कबीर के हर प्रश्न का उत्तर अवश्य देगी, जो कि वह बार बार करता है, कभी अपनी आंखों से तो कभी अपनी बातों से। उसने सोच लिया, आज वह कबीर की हर जिज्ञासा को शांत करेगी और बता देगी कि इस चाहत के सफ़र में वह अकेला नहीं है।
परंतु प्रत्येक कार्य के सिद्ध होने के लिए अनुकूल समय और परिस्थितियों का होना आवश्यक है। पर वक्त उन दोनों के हाथों में अभी खुशियां देने के लिए तैयार नहीं था। इधर शहर के हालात कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रहे थे। पूरी दुनिया से घूमता हुआ एक असुर देश में प्रविष्ट करते हुए शहरों और गांवों में अपना डेरा जमाने की फिराक में था। यह कोई आम असुर नहीं था जिसको आप अपनी नंगी आंखों से देख सके। यह कोरोना नाम का विशिष्ट चरित्र वाला असुर था जिसे देख पाना संभव नहीं था। बहुत तेजी से रक्त बीज सदृश अपनी संख्या बढ़ाए जा रहा था। गांव के गांव, शहर के शहर इसके प्रभाव में आते जा रहे थे। इसके कारण इस बार होली का सामाजिक सौहार्द का पर्व भी बहुत फीका रहा। परंतु संयुक्ता को शायद इन सब बातों का ध्यान ही नहीं था। इसलिए उसके मन के वृक्षों पर नौतरू के हरे हरे पत्ते कोपलों के रूप में आने लगे थे। वह स्वयं को किसी और ही दुनिया में पा रही थी। संयुक्ता ने अपने कमरे की खिड़की से झांका तो पाया कि चारों ओर एक सुकून भरी शांति थी। गिलहरियों के किटकिटाने की आवाज़ें मन को झंकृत कर रही थी और सामने वाले बगीचे में आमों की बौर पर श्यामा कोयल कुहू कुहू का सुरीला गीत गा रही थी, मानो कि उसे बता रही हो कि सुनो संयुक्ता, जब ऋतुराज वसंत स्वयं कोई खुशी तुझे देना चाहते हैं तो तुम प्रकृतिपति के इशारे को क्यों नकार रही हो। उस दिन की सुबह बहुत ही प्यारी लग रही थी। धरती अपनी सौंधी खुशबू के साथ और साफ नीला आकाश अपनी उपस्थिति का एहसास दिला रहे थे। दोनों की अतुलनीय विशेषता जैसे कि मानो एक दूसरे को रिझाने का पूरा प्रयास कर रहे हों। आकाश अपनी नीली छटा के साथ अद्भुत प्रतीत हो रहा था। काश मैं भी अपने नीले आसमान को एक झलक देख पाती। अभी वहमन की वादियों में धरा आकाश के साथ विचरण कर ही रही थी कि उसने कबीर को अपने सामने खड़ा पाया, जैसे कि उसके मन की कामना पूरी हो गई हो, मानो स्वयं वसंतराज सामने खड़े हों। उसकी आंखें कबीर के अनुपम व्यक्तित्व पर स्थिर हो गई। वह कबीर को अपलक देखती रही और कबीर उसको। दोनों की पलकें झपकने का नाम ही नहीं ले रही थी, मानो कि दोनों की आंखें यह कहना चाह रही हों कि इनसे बेहतर नज़ारा कोई दूसरा नहीं हो सकता। कहते हैं कि पहले 3 मिनट के लिए जब दो प्रेमी युगल अपनी नज़रों को मिलाते हैं तो उनके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और उनमें प्रेम प्रगाढ़ता के शिखर पर पहुंचने की तैयारी करने लगता है। ऐसा ही तो हो रहा था, और वह भी ऐसे मौसम में जब सृष्टि का कण कण प्रेममयी हो। हम तो क्या कह रहे थे कबीर? बहुत देर की चुप्पी के बाद जब दोनों में से कोई भी ना बोल सका तो आखिर में संयुक्ता ने ही बात शुरू की। क्या? मैं क्या कह रहा था? कबीर ने प्रश्न के उत्तर में स्वयं एक प्रश्न खड़ा कर दिया। अरे यही कि वक्त हमेशा हमसे हमारा प्यार भरा पल छीनने का प्रयास करता है। कबीर को अब समझ आया कि ऐसा कहकर संयुक्ता उसके प्रेम को आजमाने की कोशिश कर रही है। तुम क्या कहना चाहती हो संयुक्ता? इतना लंबा इंतजार करने के बाद इस सच्चे एहसास को मैं ऐसे ही जाने दूं? कबीर एक सांस में यह सब कह गया और संयुक्ता उसके चेहरे को अपलक देखती रही। अपने विचारों में इतना स्पष्ट भाव संयुक्ता ने शायद कबीर में ही देखा था। संयुक्ता कुछ न बोल पाई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगी कि शायद वह भी तो कबीर से यही कहना चाहती थी, पर चाह कर भी नहीं बोल पा रही थी। बोलो ना,
क्या बोलूं कबीर? वही जो सोच रही हो। जैसे कि कबीर ने संयुक्ता के मन की किताब को पढ़ लिया हो। हाँ, नहीं। घबराहट में संयुक्ता के मुख से यही दो शब्द निकले। हाँ या फिर नहीं? बोलो संयुक्ता। कबीर प्रत्युत्तर की आशा में उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा, पर इस बार संयुक्ता कुछ नहीं बोली। बस कबीर के कंधे पर अपना सिर रख दिया। कबीर ने उसके माथे को चूमा और उसे अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे आकाश धरती को अपने दायरे में लेकर प्रेम व्यक्त करता है। तो आप सुन रहे थे सोनिया सूर्यप्रभा की लॉकडाउन डायरी से निकली इस कहानी का पहला भाग, जिसका शीर्षक है मन का वसंत। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि इस कहानी का दूसरा भाग जल्द ही आपके समक्ष होगा। धन्यवाद।